तो चलिए, साइंस का आपका बायो खत्म हो चुका था। आज हम लोग फिजिक्स का पहला क्लास लेकर आए हैं। अब फिजिक्स के विभिन्न प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपके संदर्भ में ये रहेगा। ठीक है, बताएंगे जरा ये। ठीक है, द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं के अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। तो उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक भौतिक का पिता कौन होता है? भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जी। भौतिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। ई इजकल टू एम सी स्क्वायर। ई इजकल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर। समीकरण किसने दिया था? क्या बताएंगे? तो अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने आइंस्टाइन। आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई इजकल टू एम सी स्क्वायर दिखाया। ठीक है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो फूजी से, एफ यू एस आई एस से होती है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति यहीं से होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीक शब्द फूसिस का अर्थ क्या होता है? फूसिस का अर्थ मतलब क्या होता है? प्रकृति होता है। मतलब फूसिस क्या है? ग्रीक शब्द है, मतलब भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई, मतलब फिजिक्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में मापन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य पद्धति कौन है? क्या बोलते हैं उसको? एसआई बोलते हैं। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं होता, क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एसआई पद्धति कब स्वीकारा गया? आवाज नहीं जा रही क्या? 1967 में, 1970 में, 1972 में? कब स्वीकारा गया आ रही है एसआई सर। पद्धति? 1967। बिल्कुल, 1967 में एसआई पद्धति स्वीकारा गया। ठीक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है? कितनी? तो बोलना नहीं है क्या? 7 होती सही है है। सर। बिल्कुल 7 होती है। ठीक है, ध्यान में रखें। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एसआई पद्धति स्वीकार किया गया था 1967 में। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। ठीक है। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में दो संपूरक होती मात्रों की है। संख्या कितनी है? क्या बताएंगे? दो। रेडियन और बिल्कुल, कितनी? स्टेरेडियन। बिल्कुल ठीक है। रेडियन और क्या होता है? स्टेडियन होता है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितनी होती है? 2 होती है। वर्ष का, प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो दूरी का होता है। डिस्टेंस। किसका मात्रक होता है? डिस्टेंस का होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10। बिल्कुल, 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में अगर बात करेंगे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष है या फिर पारसेक है? क्या है? पारसेक। बिल्कुल, पारसेक की बात करेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? क्या बताएंगे? 3.262 प्रकाश वर्ष। बहुत सुंदर, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। बहुत बेहतर बताया आपने। समुद्री दूरी को मापने की इकाई की बात करेंगे क्या होगा? तो क्या बताएंगे? समुद्री दूरी को मापने की इकाई क्या बताएंगे? नॉटिकल होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। एक नॉटिकल मील की बात करेंगे किलोमीटर में कितना होता है? तो क्या बताएंगे? एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। बिल्कुल, तो 1.852 किलोमीटर होता है, एक नॉटिकल मील होता है। ठीक है, जल प्रभाव की दर को किससे मापा जाता है? जल प्रभाव की दर को किससे मापा जाता है? तो क्या से। बताएंगे? क्यूसेक में। क्यूसेक में। क्यूसेक से बहुत सर। सुंदर। ठीक है, एक क्यूसेक में कितना लीटर होता है? एक क्यूसेक में कितना लीटर होता है? तो क्या बताएंगे? 28.31 लीटर। बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो एक क्यूसेक की बात करेंगे तो मीटर क्या होता है? तो ध्यान में रखें, 28.3। ठीक है, 28.317 मीटर होता है। ठीक है, समतल कोण का मात्रक कितना होता है? क्या बताएंगे? समतल कोण का मात्रक क्या होता है? सॉरी, बताइए। रेडियन। रेडियन। रेडियन होता है। रेडियन। घन कोण का क्या होता है? घन कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरिडियन। स्ट्रेडियन होता है। ठीक है, बात करेंगे रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो क्या बताएंगे? रेखीय वेग का मात्रक मीटर मीटर पर प्रति सेकंड। सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? दो वस्तुओं के बीच बीच की दूरी किससे मापते हैं? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट किससे से। मापते हैं? सेक्सटेंट से। ठीक है, जड़त्व दो आघूर्ण का वस्तुओं के मात्रक बीच क्या? की कोणीय दूरी, हाँ, एंगुलर जो कोणीय दूरी के। डिस्टेंस है हाँ उसको हाँ, बिल्कुल बोलते बिल्कुल, हैं। कोणीय दूरी के जो, हाँ, बिल्कुल ठीक है, उसी को। ठीक है, सॉरी। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ग्राम मीटर पर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डॉप्सन डॉप्सन। से। डॉप्सन में। ठीक है, पेरकत्व का मात्रक क्या होता है? पेरकत्व का हेनरी। हेनरी। बिल्कुल क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्ति घनत्व का क्या बताएंगे? लक्स। लक्स। लक्स होता है। बस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम। बहुत किलोग्राम। सुंदर। एक माइक्रोन बराबर होता है कितना मिमी के बराबर होता है? एक माइक्रोन क्या बताएंगे? 0.001 0.001 मिमी। 0.001 मिमी। ठीक है, 0.1, 0 पॉइंट, ठीक है, 001 मिमी बराबर होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो क्या बताएंगे?
10 तो 10 के पावर -6 मीटर क्या होता है? -10 10 के पावर -6 मीटर के, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितने मीटर के? 1 नैनोमीटर 10 to the 10 के power पावर -9 -9 मीटर। बिल्कुल 10 के पावर -9 मीटर होता है। फर्मी मीटर होता है किसकी लंबाई मापने की? लंबाई मापने न्यूनतम इकाई है फिर अधिकतम इकाई है फर्मी मीटर? न्यूनतम सर। लंबाई की न्यूनतम इकाई। बिल्कुल न्यूनतम, ठीक है। लंबाई मापने की न्यूनतम इकाई जो है फर्मी मीटर है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्या बताएंगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक? ल्यूमेन। लुई मैंने 70 बीपीएससी का पहला सेट जो डाल दिया मैंने, हिस्ट्री स्पेशल का सेट है जो कि क्लास टेस्ट है, ठीक है। आस्था यस का है, होमवर्क ग्रुप में डाला हुआ है, सभी लोग बनाकर, ठीक है, कॉपी वाले ग्रुप में उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। आज 4 बजे उसका डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। कम से कम 75-100 क्वेश्चन जितना पूरा बना सकते हैं देन गुड, नहीं तो कम से कम 75 से 100 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके डिस्कशन में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हिस्ट्री का लगभग आपका एनिसेंट इंडिया का कॉन्सेप्ट जो था पूरा उसमें गुप्ता हो गया, बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मौर्यन हो गया, ठीक है, सातवाहना हो गया, सबका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा तो जरूर बना के डालेंगे सभी लोग। होमवर्क ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक ऊपर में डाला हुआ जो नहीं जुड़े हुए, ठीक है, क्योंकि सेट वहीं पे डाला हुआ। ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए क्या होगा? कैंडेला। बिल्कुल, ज्योति तीव्रता का मात्रा की बात करें क्या होगा? कैंडेला, ठीक है। चले 1 पिकोग्राम, ठीक है, 1 पिकोग्राम की बात करूंगा। 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 के पावर 12 या फिर 10 के पावर 11, क्या बताएंगे? बिल्कुल 10 के पावर -12 ग्राम होता है। बहुत सुंदर था। 1 पिकोग्राम में 10 के पावर माइनस, एक फैम्टो में क्या होता है? फैम्टो में -15, 10 के पावर -15। 10 के पावर -15। एक बैरल में कितने बराबर होते हैं? एक बैरल कितने लीटर के बराबर होते हैं? 159 लीटर। 159 लीटर। बहुत। एक गैलन बराबर होता है कितना लीटर का? ठीक है, एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। जबकि एक बैरल में कितना लीटर होता है तो क्या बताएंगे? 159 लीटर। बिल्कुल। अब बैरल में सामान्यतः क्या खरीद बिक्री की जाती है? ऑयल वगैरह सब। हाँ बिल्कुल, वाल वगैरह बैरल में ही आता है, ठीक है। 1 कैरेट हीरा बराबर होते कितने मिलीग्राम का होता है? 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट। 1 फैदम बराबर होता है कितना फीट के बराबर 1 फैदम होता है? 6 6 फीट। फीट। 6 फीट का, ठीक है। ध्यान, 6 फीट का मतलब होता है 1 फैदम होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अगर आपकी हाइट 6 फीट हो तो आप बोल सकते हैं 1 फैदम के बराबर है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण। ये महत्वपूर्ण मापन उपकरण है, और एक जो ये आपका जो एसआई जो था, ठीक है, उससे एक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैसों का दाब मापा जाता है कौन से मीटर में मापते हैं? मैनोमीटर। मीटर का मतलब है मापना होता है, ठीक है, इसलिए जो भी होगा सब में मीटर लगा होगा, ठीक है। द्रवों का सांद्रता किससे मापते हैं? द्रवों का सांद्रता विस्कोमीटर। विस्कोमीटर। द्रवों की प्रभाव की गति मापी जाती है, किससे मापी जाती है द्रवों की प्रभाव की गति? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से, ठीक है। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने की इकाई क्या है? नेफोस्कोप से। नेफोस्कोप, ठीक है। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने, नेफोस्कोप, ठीक है। वाहन की चाल मापा जाता है, किससे मापा जाता है? टैकोमीटर। टैकोमीटर से। बहुत सुंदर, ठीक है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र क्या है तो क्या बताएंगे? ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। बहुत सुंदर, ठीक है। रक्तचाप मापा जाता है, किससे मापा जाता है रक्तचाप? सर, वाहन की चाल मापा टैकोमीटर। जाता है टैकोमीटर, और वाहन द्वारा दूरी मापक यंत्र, दोनों में अंतर क्या है सर? वाहन द्वारा तय दूरी मापक है ओडोमीटर, ठीक है। अगर आपने आपके मोटरसाइकिल वगैरह में देखिएगा लगा हुआ जो रहता है वो एक, उसमें एक ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर वह कितना, मतलब जो वाहन की चाल, मतलब वाहन की चाल से चल रही उसके लिए टैकोमीटर होता है, जो कि किसमें लगा रहेगा? आपको देखिए ब्रेक वाला के पास में लगा रहता है एक, ठीक है। उससे स्पीड पता चलता है 60 पे गाड़ी चल रहा, 80 पे चल रहा है, ठीक है। दूसरी बार वाहन में एक देखिएगा कि वो एक देखिए कांटा जो होता है ना वो टैकोमीटर है, ठीक है। एक जो होता है ना जिसमें जो मैथमेटिकल डिजिट दिखाते रहता है, 500 किलोमीटर चल गया, 400 किलोमीटर चल गया, वो ओडोमीटर होता है। तो दोनों होता है गाड़ी में, ओडोमीटर भी होता है, ट्रैकोमीटर भी होता है, ठीक है। एक आपका ब्रेक के साथ ज्वाइंट रहता है, मीटर केबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका टैकोमीटर का काम करता है, ठीक है। एक तो ओडोमीटर ही होता है, पता ही आपको। गलत नहीं ना बताया? मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। किस स्पीड से चल रही है वो टैकोमीटर बताएगा, और कितनी दूर चली है वो ओडोमीटर बताएगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार का। बहुत सुंदर। सोनार का पूर्ण रूप बताइए, एग्जाम में कई बार पूछा है ये।
साउंड नेविगेशन साउंड एंड नेविगेशन एनी रेंजिंग। बिल्कुल, साउंड नेविगेशन एनी रैंकिंग, ठीक है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा चला जाता है, किया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। चलिए, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई किससे मापी जाती है? समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर, ठीक है। सर। सोलर रेडिएशन मापा जाता है, किससे मानते हैं सोलर रेडिएशन? पाइरोमीटर या बिल्कुल, पायर हेलियोमीटर से, पायरेनोमीटर से भी मापते हैं, दोनों से, ठीक है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। ठीक है, पेरिस्कोप का नहीं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद है, ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। भूकंप नहीं नहीं, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या? ऑडियोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और डेसिबल से क्या होता है? डेसिबल से क्या मापते हैं? डेसिबल से ध्वनि का मापते हैं, ठीक है। लेकिन ध्वनि का माप है, ध्वनि का तीव्रता ऑडियोमीटर, ठीक है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है, किस पैमाने पे मापते हैं? रिक्टर पैमाने के द्वारा। रिएक्टर पैमाना कितने से कितने होता है? रिएक्टर पैमाना कितने से कितने होता है? 0 से 9। 0 से 9 या फिर 0 से 10? 9 होता है। एक होता है रेक्टो स्केल होता है, वो होता है 0 से 14 होता है, ठीक है। 9 होता है। अगर 7 से ज्यादा अगर आ रहा है ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा विध्वंसक भूकंप माना जाता है, ठीक है। भूकंपीय तीव्रता मापन भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र बताइए क्या होगा? सिस्मोग्राफ, ठीक है, बिल्कुल सिस्मोग्राफ। पौधे में, ठीक है, विधि मापने का यंत्र कौन सा है? केक्सोग्राफ का आविष्कारक कौन है, तो क्या बताएंगे केक्सोग्राफ का? जगदीश चंद्र बसु। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। क्या? जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। बहुत सुंदर, ठीक है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ब्यूटीरोमीटर। बहुत ब्यूटीरोमीटर, लैक्टोमीटर नहीं, ब्यूटीरोमीटर, ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है और उसमें शुद्धता मापी जाती है, बिल्कुल, ठीक है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को किस आईआईटी ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था? मद्रास। बिल्कुल, मद्रास ने किया था, ठीक है, चर्चा में था अभी, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? पॉलीग्राफ। ध्यान में रखेंगे। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप किससे की जाती है? गायरोस्कोप से, ठीक है। अब ध्यान रखें, गायरोस्कोप से इसका पता किया जाता है, आपके मोबाइल में भी होता है, ठीक है। अब गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो मोबाइल में गायरोस्कोप काम करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापते किससे मांगते हैं? स्टर्वोस्कोप से। किससे? तो घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को किससे मानते हैं? स्टर्वोस्कोप से, ठीक है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो क्या बताएंगे? ऊर्जा की। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से तापमान। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर, ठीक है, इसे है, ये बहुत लोगों का गलती भी होता है, बहुत लोगों का कमांड भी होता है, ठीक है। वैसे राशि केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि। बिल्कुल, ठीक है। अदिश में मतलब दिशा नहीं होता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप बताओगे हमें, ठीक है। देखेंगे प्रमुख अदिश राशियां कौन कौन है। अदिश राशि का एग्जांपल बताइए, कौन कौन अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है? ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा होगा। बिल्कुल, ठीक है। द्रव्यमान की बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, समय हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, आवृत्ति हो गया, विद्युत धारा हो गया, घनत्व हो गया, दूरी हो गया, सारे के सारे कौन सी राशि है? सारे के सारे कौन सी राशि? अदिश राशि। याद कर लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीएसएससी में भी एक आएगा, दरोगा में भी एक आएगा, और बिहार पुलिस सब में आएगा, ठीक है। बीपीएससी भी पूछता है, बीपीएससी को थोड़ा टफ बना देता है, इनमें से कौन कौन सी राशि अदिश राशि है, लेकिन जटिल बना देता है, लेकिन प्रश्न पूछा ही जाता है। अदिश राशि कौन कौन से, एक बार फिर से आप लोग नाम पढ़ लीजिए ताकि चीजें याद रहे। द्रव्यमान, चाल, आयतन, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, समय हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, आवृत्ति हो गया, विद्युत धारा हो गया, घनत्व हो गया, दूरी हो गया, सारे के सारे कौन सी राशि है? तो ध्यान में रखिएगा, अदिश राशि है, ठीक है। आप देखेंगे वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है, सदिश कहलाती है, ठीक है। तो प्रमुख सदिश राशि कौन कौन? वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग। तो सबसे पहले तो आप इसी को याद कर लीजिए, कम है, बाकी जो बचेगा अदिश होगा। अगर ऐसे अगर याद करना है तो सदिश राशि में दिशा होती है, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे परिणाम भी होती है, ठीक है, परिमाण भी होती है। तो वेग हो गया, आवेग हो गया, विस्थापन हो गया,
बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, ठीक है। भार हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे चाल वेग विस्थापन को एक प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। चाल वेग विस्थापन एवं त्वरण, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको? तो विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो ध्यान में रखें, उसको क्या बोला जाता है? तो विस्थापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप देखो, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? स्पीड। बिल्कुल, ध्यान में रखें, क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये चाल कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? बिल्कुल, तो दूरी की बात करेंगे, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? चाल तथा वेग का दोनों का क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। बिल्कुल, वेग तथा चाल की बीमा क्या होती है? एलटी के पावर -1। क्या बोलेंगे इसको? एलटी -1 बोल सकते हैं। बिल्कुल, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो क्या बताएंगे? कोणीय बिल्कुल, वेग, कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो क्या बताएंगे? कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर बिल्कुल, ठीक सेकंड। है, बिल्कुल रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? ये कई बार पूछा है ये, NLT -1। ठीक है। MLT -1 या फिर 1/MLT दोनों हो सकता है, ठीक है। वेग परिवर्तन को दर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर को? बिल्कुल, त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या होता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक? क्या होता है? मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। त्वरण की बीमा क्या होती है? तो क्या होता है? LT -2। बिल्कुल, LT -2 होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? ठीक है, मंदन। मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, त्वरण ऋणात्मक हो सकती है। मंदन पूछेगा कि मंदन कैसा राशि है, तो सदिश राशि है, ऐसे पूछता है एग्जाम में। अच्छा, पूछता है, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए। अब चलेंगे बल आवेग एवं बल आघूर्ण के बारे में देखेंगे, ठीक है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे, तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? बिल्कुल, क्या कहते हैं? उसका आवेग कहते हैं, ठीक है। वस्तु आवेग का मात्रक होता है, क्या होता है आवेग का मात्रक? न्यूटन बिल्कुल, ध्यान सेकंड। रखें, न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है। बल का दबाव क्या है? तो बल का दबाव की बात करें, दबाव या मतलब खिंचाव जो होता है, बल का मतलब क्या होता है? दबाव होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? क्या बताएंगे? बल का सीजीएस मात्रक बिल्कुल डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ बिल्कुल, 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे एक बल की बीमा क्या होती है? एक बल की बीमा क्या होती है? MLT -2। बिल्कुल, MLT -2 होता है। ध्यान में इसको रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आप हमें ये बताएं, बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल बिल्कुल द्रव्यमान मात्रा और निकलता है त्वरण का बल गुणन, बिल्कुल सॉरी, मैंने गलत पूछ दिया। मैंने पूछना था मेरे को, बल गुणनफल किसका होता है? तो मात्रा और त्वरण का जो गुणनफल जो होता है, वही आपका क्या होता है? बल होता है, ठीक है। वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? केंद्रीय बल। बिल्कुल बेहतरीन बताया आपने। क्या बताया? अभिकेंद्रीय बल इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो आगे भी कुछ प्रश्न है, उसको जरा देखते हैं। जैसे अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन सा? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण बिल्कुल ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी के परित कृत्रिम उपग्रह की गति जो है अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है। तो पृथ्वी के परित, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह की गति को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? केंद्र की ओर होती है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? तो केंद्र की ओर होती है, ठीक है। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल को कौन सा बल कहते हैं? तो अपकेंद्रीय कहते हैं। कैसा कहते हैं? तो अपकेंद्रीय कहते हैं, ठीक है। ध्यान में, कैसा कहेंगे? तो अपकेंद्रीय बल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन जो काम करता है, किस बल पे काम करता है? तो क्या बताएंगे? अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। किस बल पे काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ठीक है। सर्कस में मौत का कुआं खेल का उदाहरण है, कौन सा बल का उदाहरण है? सर्कस में मौत का कुआं, तो क्या बताएंगे? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। सर्कस में मौत का कुआं खेल का उदाहरण है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। बल द्वारा किसी वस्तु के एक अक्ष से परित घुमाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? क्या बोलते हैं उसको?
बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण, ठीक है। बल बल आघूर्ण की आघूर्ण। बात करेंगे तो किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि या फिर अदिश सदिश राशि है, क्या राशि। बताएंगे? एक प्रकार का सदिश मतलब राशि। क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक बल आघूर्ण का? तो क्या बताएंगे या फिर नहीं न्यूटन बताएंगे, क्या न्यूटन बताएंगे? मीटर। बिल्कुल न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर। होता है। बहुत बल आघूर्ण का मात्रक की बात करें क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ध्यान में क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है उसको भी जरा देखते हैं। तो आप देखो बल आघूर्ण की बीमा कैसी होती है, ठीक है। बीमा कैसी होती है क्या बताएंगे? ml स्क्वायर बल आघूर्ण को टी माइनस T टू। माइनस टू। बिल्कुल ml स्क्वायर होता है, टी माइनस टू होता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व बल आघूर्ण एवं आघूर्ण। कोणीय त्वरण का गुणनफल की बात करेंगे तो बल आघूर्ण होता है, जिसको मतलब क्या बोलते हैं? टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सरल मशीन। सरल मशीन जो आप लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे आप लोग सरौता का यूज करते हैं, पिलास का यूज करते हैं, ये सब सरल मशीन होता है जो आपके काम पर। पेचकस का यूज करते हैं, आप नोट को हाथ से खोलेंगे, नट जो होता है खुलेगा नहीं, खुलेगा, लेकिन पेचकस से आसानी से खुल जाता है, ठीक है। आपको वो खाना है, क्या बोलते हैं उसको जो बहुत टफ होता है खाने में? अखरोट। अखरोट को हाथ से करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसको सरौता में डाल के करते तुरंत हो जाती है। ये सब सरल मशीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सरल मशीन क्या होता है कि एक युक्ति होता है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य मतलब आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो सुविधाजनक बिंदु है उस पर मतलब बल लगाते हैं वो काम आसानी से हो जाता है। सरल मशीन कार्य करते हैं बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। वीवीआई है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सरल मशीन किस आधार पे काम करती है? तो बल आघूर्ण पे। किस बल पे? आघूर्ण बल के आघूर्ण के सिद्धांत सिद्धांत पे मतलब क्या करती है? काम करती है, ठीक है। सरल मशीन के उदाहरण की बात करें, उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया। सरल मशीन क्या है, ठीक है। आप देखेंगे प्रथम, आप यहाँ पे आपसे देखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इसे सरल मशीन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन? कैंची हो गया, पिलास हो गया, हैंडपंप हो गया, झूला हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गया। ये सब प्रथम श्रेणी के क्या है? तो उत्तोलक है। तो सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक होता है, घिरनी जो होता है। घिरनी का प्रयोग किसमें किया जाता है? घिरनी का प्रयोग कभी आप लोगों ने देखा है क्या? जी सर। Have you कुआं ever वाला में नहीं seen? होता है, घिरनी लगा रहता है पानी बिल्कुल हाँ, निकालने के लिए। कुआं से अगर पानी निकालेंगे आपको भारी लगेगा, लेकिन घिरनी से उसे खींच के तुरंत आप क्या करते हैं? पानी को मतलब क्या करते हो? निकाल लेते हैं। वही घुर्नी है, ठीक है। तो घिरनी और मतलब उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा, हैंडपंप हो जाएगा, झूला हो जाएगा, कील उखाड़ने की मशीन है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखेंगे तो सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। जी सर। ओपनर आप लोग जानते हैं, कोको कोला को खोलने के लिए जो प्रयोग जो होता है वो आपका ओपनर है। सरौता भी आप लोग जानते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन जानते हैं, नींबू में डाल दिए तुरंत नींबू मतलब अच्छे से निचुड़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब जी आप सर। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में देखेंगे तो मनुष्य का हाथ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य के हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ध्यान में रखेंगे तो तृतीय तृतीय। श्रेणी का उत्तोलक जो है मनुष्य का हाथ। मनुष्य खुद भी मतलब क्या है? एक मतलब उत्तोलक है मनुष्य का हाथ, तृतीय श्रेणी का। किसान का हल तथा बेलचा। बेलचा आप लोग समझते हैं, गिट्टी उठाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, जी सर। कुदाल जैसा रहता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको बेलचा बोलते हैं। स्टेपलर आप लोग जानते हैं, चिमटा बताने की आवश्यकता नहीं, जैसे रोटी आप लोग बनाते हैं ये घर में, ठीक है। ये सारे के सारे तृतीय श्रेणी का क्या है? तो आपके उत्तोलक, आप इसे क्या रखें? याद रखें। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बोला जाता है, ठीक है। ध्यान में क्या बोलते हैं उसको? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना? नहीं सर। चलिए आगे चले, तो आगे चलते हैं। तो आज आपका प्रक्षेप्य गति को भी जरा देख लेते हैं। इधर नहीं, मुझे किधर चलना था? ठीक है। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो ऐसे पिंड की गति जो होती है कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण कौन कौन सा गति है? मनुष्य से छूटा हुआ, धनुष से छूटा हुआ बाण की बात करेंगे, ठीक है। तोप से छूटा हुआ गोला की बात करेंगे, तो ये दोनों को दोनों प्रक्षेप्य गति के ही मतलब उदाहरण है, ठीक है। प्रक्षेप गति का पद कैसा होता है? परवलयकार होता है। कितना होता है? परवलयकार होता है। कैसा होता है? बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रखें, प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी पे फेंकने के लिए आप देखते हैं कि हाथ को हम लोग पीछे की ओर झुका लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा नहीं फेंकते हैं, हाथ को पीछे की ओर झुकाते हैं। तो पूरा पूरा नहीं झुकाते, आधा पे झुकाते उसके बाद फेंकते थे, टेढ़ा करके फेंकते तो बहुत दूर जाता है।
दैट मीन 45 डिग्री कोण जो होता है प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। धनुष को भी देखिए सीधा सीधा नहीं मारता, थोड़ा सा ऊपर करके धनुष को देखा जाएगा मारते हुए ताकि दूर तक जाए। ठीक है, जी सर बात जी है प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य का कोण कितना होगा तो 90 डिग्री होगा, तब उसकी 90 ऊंचाई डिग्री। अधिकतम होगी। जैसे अगर सीधे आकाश में आपको फेंकना है तो आप देखिएगा सीधे ऊपर की ओर फेंकते हैं सीधे ऐसे करके, ठीक है। तो 90 डिग्री जब सीधे ऊंचाई जब होगी तो उसकी 90 डिग्री पर जब फेंकेंगे ना तो उसकी ऊंचाई अधिकतम होगी, लेकिन अगर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसकी दूरी अधिकतम होगी। ठीक है, ध्यान में जी रखना सर। है इसको। ठीक है, आप चलेंगे घर्षण एवं घर्षण बल को लेकर जो प्रश्न है उसको भी जरा लेते हैं। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है सापेक्ष गति का विरोध करता है, कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, घर्षण बल। घर्षण बल किस प्रकार के गति का विरोध करता है? सापेक्ष गति का मतलब क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, ध्यान रखें घर्षण जी। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, मनुष्य का जीवन घर्षण के बिना संभव भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। आप देखेंगे मशीनों, लेकिन मशीन में घर्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य बात कर मशीनों में घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। स्नेहक जो होता है ग्रेफाइट से बनाया जाता है। तो भारी मशीनों में ठीक है स्नेहक का प्रयोग किया जाता है जो कि ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है, किसी सरकती वस्तु पर घर्षण लगाने वाला जो बल जो होता है सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे कभी कभी मम्मी बोल देती है सिलेंडर लाने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट उसको उठा के जी नहीं पैर सर। से उसको करते हुए लेकर जाते हैं, तो वहां पे जो बल जो जी काम सर। करता है ठीक है वो सर्पी घर्षण बल होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। किसी सरकती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल सर्पिया, किसी लुढ़कती हुई वस्तु पर, ये सरकती हुई, सॉरी मैंने जो बताया लोटनी का बता दिया। ठीक है, वो लुढ़कते हुए वस्तु पे लगता है, ये सरकती हुई पे है। ठीक है, तो किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल जो होता है लोटनिक घर्षण बल होता है। ठीक है, इसमें घर्षण सबसे कम होता है। किसी वस्तु को किसी सतह पे खिंचकाने पे जो घर्षण बल का विरोध करता है उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल उसको कहा जाता है। ठीक है, किस घर्षण का मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा स्थैतिक का होगा, और लोटनी का मान मतलब सबसे कम होगा। लोटनी वाला में थोड़ा सा आप उसको फोर्स लगा दीजिए खुद ही मतलब लुढ़कते रहेगा। ठीक है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल में काफी, जैसे कोई बड़ा सा कोई बोरा को आपको बोला खींचने के लिए, तो बड़ा सा बोरा को खींचेंगे तो उसपे देखेंगे बहुत अधिक घर्षण लगेगा और मतलब बहुत कम स्पीड से मतलब आपकी तरफ आएगा। ठीक है, जबकि एक सिलेंडर को बोल देगा आपको लुढ़काने के लिए तो थोड़ा सा उसमें लगाइएगा खुद ही मतलब लुढ़कते रहेगा। तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पे जल उठाता है। ठीक है, किसके वजह से? तो वायु के घर्षण के कारण। ठीक है, तो अंतरिक्ष से जो गिरता हुआ जो उल्का पिंड जो गिरता है, ठीक है, आप देखिएगा पृथ्वी पे गिरने के समय जल जाता है। ठीक है, जिसमें लोग बोलते हैं ऐसे विष मांगने पे पूरा हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन किस वजह से जलता है? तो यहाँ पर वायु का घर्षण होता है, वायु के घर्षण होने की वजह से क्या होता है वो मतलब क्या होता है? जल जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पे लिखना संभव है घर्षण के कारण। अगर आप पढ़ रहे हैं आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मतलब क्या घर्षण के कारण ही मतलब संभव है, क्योंकि कागज और कलम के बीच घर्षण होता है जिसके वजह से आप लिख पाते हैं। अगर आपको बोल जाएगा प्लास्टिक पे लिखने के लिए आप नहीं लिख पाएंगे, रीजन क्या है? प्लास्टिक और कलम के बीच में घर्षण नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए आप उसमें नहीं लिख पाते हो। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, आप देखें वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। वाहन में घर्षण नहीं चाहिए, अगर वाहन में अगर घर्षण हो जाएगा तो गाड़ी की चक्का तेजी से नहीं चलेगी, तो ईंधन भी ज्यादा लगेगा और गाड़ी भी सही से संचालित नहीं होगी। इसलिए वाहन में घर्षण नहीं होना चाहिए, वाहन का चक्का एकदम फ्री होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसमें मोबिल का तेल का या फिर उसमें स्नेहक का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, ताकि वाहनों में स्नेहक मतलब क्या, आप घर में सिलाई मशीन वगैरह यूज करते हो तो उसमें भी तेल डालते रहते हैं ताकि मशीन फ्री चले। ठीक है, घर्षण उसमें ना हो। ठीक है, तो घर्षण वाहनों में नहीं होना चाहिए, जबकि सड़क वगैरह पे घर्षण होना चाहिए, क्योंकि सड़क पे घर्षण होता है तभी आप उस पर चल पाते हैं। आप लोग बर्फ पे नहीं चल पाते, बर्फ पे चलने के समय गिर जाते हैं। बरसात के समय आप देखेंगे तो मिट्टी वाला जमीन पे आप चलते, जब चिकनी मिट्टी हो तो वहां पे गिर जाते हो। रीजन क्या है? क्यों पिछल जाते? क्योंकि वहां पे घर्षण नहीं है। जब घर्षण नहीं होगा तो आप सड़क पे चल नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे न्यूटन के गति का नियम, एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, द प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की बात करेंगे। न्यूटन ने लिखा था, किसने लिखा था? कौन सी पुस्तक? द प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? न्यूटन साहब ने पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, गति के नियमों का प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन साहब ने गति का नियम का प्रतिपादक दिया। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार
कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बस खड़ा है, ठीक है, एक बस खड़ा है, तो बस तब तक खड़ा रहेगा जब तक पीछे से आकर 10 लोग उसको धक्का नहीं देंगे या फिर ड्राइवर गाड़ी का इंजन नहीं स्थित हुआ, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम ये कहता है कोई गतिमान या स्थिर वस्तु तब तक अपने स्थिर अवस्था में रहती है जब तक बाहरी बल आकर उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, ठीक है। ये क्या है, तो न्यूटन साहब का पहला गति का नियम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से गैलीलियो या फिर जड़त्व का नियम भी कहते थे। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कौन सा नियम कहते हैं, क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे, तो जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है, या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या फिर जड़त्व का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। देखेंगे जड़त्व के नियम की बात करेंगे, न्यूटन के प्रथम गति को नियम कहते हैं और इसको मतलब क्या बोलते हैं, तो इसको आप देखोगे तो इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। रीजन क्या है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, तो जड़त्व के नियम की खोज न्यूटन ने नहीं की थी, गैलीलियो ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। अब बस के अचानक चलने पे, ठीक है, यात्री का पीछे की ओर गिर जाना, बस अगर सडन अचानक स्टार्ट करता है तो आप लोग पीछे की ओर मतलब गिर जाते हैं। रीजन क्या है, तो गति के जड़त्व के कारण होता है। किसके होता है, तो गति के जड़त्व के कारण होता है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, गति के जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। आप देखेंगे डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। जैसे कोट में गंदा लग जाता है, क्या लोग हाथ से मारना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, झड़ जाता है। या फिर आप देखे होंगे कोई कपड़ा वगैरह जो है बहुत दिन से, जैसे खास करके कंबल वगैरह, ठीक है, तो उसको धूप में रख देते हैं। अभी का सीजन क्या है, तो कंबल का प्रयोग करना है, तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है ना 6 महीने से, तो आप उसको धूप में रखेंगे। तो धूप में रखेंगे तो कभी कभी देखिएगा उसमें जो धूल वगैरह जो रहता है उसको मारने के लिए डंडे का प्रयोग करते हैं। डंडा से जब मारते हैं तो उसमें धूल जो है गिरने लगती है। तो डंडे से प्रहार करने पे कोट की धूल झड़ जाती है, विराम के जड़त्व के कारण होता है। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई की बात करेंगे, द्रव्यमान है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति के नियम से, ठीक है। प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति की परिभाषा जो प्राप्त होती है तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है, ठीक है। आप इसको क्या करें, याद रखें, ठीक है। आप चलेंगे न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार क्या होता है, तो जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पे लगे बल के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम का अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय गति के नियम के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, न्यूटन के मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय गति के अनुसार बल। प्रथम गति के अनुसार किसका प्राप्त होता है, गति का। तो गति का नियम बात करेंगे तो गति का नियम ध्यान में रखेंगे कि प्रतिपादक न्यूटन साहब ही है। अब बात करें न्यूटन के प्रथम गति के नियम बता ही दिए। न्यूटन का प्रथम गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, तो बता दिया। दूसरा वाला जो था, दूसरा वाला से क्या होता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। आप इसको क्या करेंगे, याद में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न है। जैसे देखेंगे न्यूटन के तृतीय गति के नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर पूछेंगे प्रत्येक क्रिया और उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसको बोलेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आप बोलेंगे सर क्या होता है, तो आप देखेंगे आप जितने स्पीड से, ठीक है, जितने स्पीड से बॉल को दीवार पे मारते उतने स्पीड से वो आपके तरफ वापस भी आ जाता है, आता है ना। जी सर। बंदूक को चलाते हैं तो देखिएगा बंदूक को चलाने के बाद बंदूक का सडन जो राइफल का जो होता है वो पीछे की ओर मतलब धक्का देता है, ठीक है। तो इस सारा नियम की गति की बात करेंगे, ठीक है, तो इसी में आएगा, ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने की कारण जो प्रतिक्रिया, अब पत्थर को ठोकर मारेंगे तो जाहिर सी बात है पत्थर है तो वो भी तो अपना कुछ प्रतिक्रिया देगा। तो न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार व्यक्ति को क्या लगता है, चोट लगता है, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण की बात करें, v बराबर u प्लस at होता है। याद कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, समीकरण देगा u बराबर v प्लस at, u बराबर, ठीक है, at माइनस v बराबर u प्लस at। तो बहुत तरह से पूछता है। इसको हम लोग चाहेंगे तो अलग भी कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसको अलग कैसे कर सकते हैं, तो चाहेंगे v बराबर है तो ठीक है, इसको v बराबर क्या कर सकते हैं, u प्लस at है ना, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, v माइनस u बराबर at कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस करके चाहेंगे तो ये आपका इधर उधर भी हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे वैसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो ध्यान में रखिएगा u प्लस at है, v बराबर। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, तो ये ध्यान रखें
एस बराबर यूटी प्लस 1/2 इंटू एटी स्क्वायर। ये पॉइंट जो देख रहे हैं इंटू का सिंबल है, ठीक है। तो ध्यान में गति का द्वितीय गति नियम का क्या होता है, तो एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। गति का द्वितीय समीकरण का संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच में, ठीक है। तो गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है तो वस्तु की गति, ठीक है, और मतलब क्या होता है स्थिति के समय के बीच में, ठीक है। तीसरा हेडिंग आज हम लोग का क्या है, संवेग एवं भार है, ठीक है। तीसरा क्या है, तो संवेग एवं भार है, इसको भी जरा देखेंगे। तो चलेंगे, इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या है बताएंगे जरा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल संवेग कहलाता है, ठीक है। आज आप लोग को अनाउंस करवा देंगे बीपीएससी का 70 बीपीएससी के लिए पहला एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जो है, जो कि आपका एनिसेंट इंडिया का होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का जो होगा, जो कि आस्था आईएएस का है, वो सेट जो है 70 बीपीएससी के लिए पहला जो 150 नंबर का जो प्रश्न का जो सेट जो है वो आपका संचालित होगा, मे बी 4 बजे से पॉसिबल है। तो 4 बजे से सभी लोग जुड़ जाएंगे। होमवर्क ग्रुप में सेट को डाल दिया गया है, 150 प्रश्नों का है। अगर ये सेट करेंगे, अगर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा अच्छे से, यू शुड नो एनी प्रॉब्लम इन एनिसेंट इंडिया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका 70 बीपीएससी का आधा सिलेबस एनिसेंट इंडिया का 150 प्रश्न में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग 4 बजे से जुड़ जाएगा, होमवर्क ग्रुप में जुड़ जाइए। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिलहाल। सेट कब मिलेगा सर? ठीक है, सेट ऑलरेडी होमवर्क ग्रुप में सबमिटेड है, ठीक है। होमवर्क ग्रुप में ऑलरेडी सेट डाल दिया गया है, होमवर्क ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये रही होमवर्क ग्रुप की लिंक, ठीक है। मैं पिन कर दे रहा हूँ फिर से, होमवर्क ग्रुप के लिंक को मैंने पिन कर दिया, ठीक है। आप लोग इससे जुड़ जाइए, ठीक है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर का जो व्यू चैनल जो दिखा रहा है वो वही आपका होमवर्क ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, उसमें सेट ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंडिया का केबल है, हाँ इसमें ज्यादातर एनिसेंट इंडिया ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पहला सेट ही करवा रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारा सेट करवाऊंगा बीपीएससी के लिए, बट दिस इज द फर्स्ट सेट, ठीक है। आई थिंक इसमें एनिसेंट इंडिया ही है, बाकी भी होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेता हूँ, 1 मिनट। पाल तक तो एनिसेंट में ही आता है, 1 मिनट। विजयनगर भी बात करेंगे, नहीं मध्यकालीन भी है इसमें, नहीं पूरा मिक्स है, ठीक है। बहुत अच्छी सेट है, मिक्स है, ठीक है, मिक्स है, ठीक है, मिक्स है। सर हाँ मतलब हाँ, जब तक एग्जाम नहीं होता ना बीपीएससी 70 का, तब तक मतलब सेट रेगुलर रखिएगा बिल्कुल, मतलब ये टॉपिक से कहीं से भी हाँ ढूंढ तो के ये प्लीज। हिस्ट्री का भी टॉपिक है, ठीक है। तो रहेगा, तो आज पहला होगा, तो सभी लोग इसको बना लीजिए, ठीक है। और जी फिर जी हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके सर। एक्सप्लेनेशन जो होगा तो आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। होमवर्क ग्रुप में डाल दिया गया, सभी लोग होमवर्क ग्रुप से जुड़ के बना लीजिए। अगर ना पूरा बने तो 75-100 जितना भी बने उतना बना लीजिए, ठीक है, लेकिन बनाइए जरूर, ठीक है। चलिए 50-50 क्वेश्चन होगा, तीनों सेगमेंट से होगा, अगर 150 है तो। देखेंगे संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। दूसरी बात, आपके जो प्रॉपर जो बीपीएससी की तैयारी जो करना चाहते हैं, तो आपकी बीपीएससी की प्रॉपर तैयारी 2 महीना के बाद शुरू होगी। अभी 1 डे एग्जाम 1-2 है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन मूलतः जो ये ग्रुप जो है बीपीएससी के लिए ही है, ठीक है। तो बीपीएससी का हम लोग अच्छे से इस बार फिर से तैयारी करेंगे, ठीक है। संवेग की बीमा क्या होता है, MLT-2, ठीक है, या फिर ध्यान में रखेंगे MLT के पावर -2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है, क्या होता है, रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये संवेग रॉकेट का उड़ना जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, कई बार पूछा एग्जाम में, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, रॉकेट में प्रयुक्त होता है क्रायोजेनिक इंजन, ध्यान में रखेंगे। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करता है। पृथ्वी किस बल से किसी पिंड का अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी जिस बल से अपनी पिंड को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है, भार कहलाता है। क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अब बात करें आपका भार कितना होगा, तो ये मैटर करता है पृथ्वी पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भार का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पे वस्तु का भार क्या होगा, कम होगा। अब वस्तु का भार सर्वाधिक जो होगा ध्रुव पे होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। वस्तु का भार शून्य कहाँ पे होगा, केंद्र होगा। बीपीएससी में इस पर प्रश्न पूछा है इससे लेकर, ठीक है। अगर पूछेगा वस्तु का भार अधिकतम शायद पूछा था, हाँ अधिकतम पूछा था ना, याद है कि भूल गए,
ठीक है। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा। वस्तु का भार न्यूनतम मतलब शून्य कहाँ पे होगा? केंद्र पे होगा। अब केंद्र वस्तु पे। केंद्र, अब बोलेंगे सर केंद्र पे कैसे? तो ध्यान में रखिए किसी भी चीज का केंद्र जो शुरू किया जाता है तो केंद्र 0 से ही होता है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 4 है, ठीक है। इधर क्या होगा? -4 -3 माइनस बनाते हैं ना, तो केंद्र क्या होता है? 0 होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केंद्र पे क्या हो जाएगा? तो केंद्र पे क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। ध्रुवों पे क्या होगा? तो ध्रुवों पे अधिकतम होगा, ठीक है। अधिकतम अब होगा। बाकी न्यूनतम कहाँ पे होगा? ठीक है, तो न्यूनतम विषुवत विषुवत रेखा पे रेखा पे। वस्तु का भार न्यूनतम होगा, ठीक है। चंद्रमा पे आप जाओगे तो आपका भार मतलब क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे 1/6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी भार चंद्रमा, अगर आपकी भार यहाँ पे 60 kg है तो चंद्रमा पे आपकी भार कितनी हो जाएगी? 6 सर। आपकी भार यहाँ पे मान लीजिए 60 kg, जैसे चंद्रमा पे भार आपकी 10 kg हो जाएगी या फिर, ठीक है, 360 kg हो जाएगी? 10 सर। बिल्कुल 10 kg हो जाएगी, ठीक है। चंद्रमा पे भार अगर किसी व्यक्ति का 50 किलो है तो धरती पे उसका भार कितना? 300 किलो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा के कंपेरिजन धरती पे 6 गुना ज्यादा मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जरूर एग्जाम में देखिएगा, आपसे द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि आपसे क्या पूछा रहा है? भार पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे इसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन होगा, मतलब 6 गुना सीधे मतलब क्या होगा? तो कम हो जाएगा, ठीक है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? 0 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं चंद्रमा जो पृथ्वी के कंपेरिजन में 81 गुना छोटा है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी टॉपिक करेंगे। आखिरी टॉपिक क्या है? कार्य एवं ऊर्जा है, इसको जरा देखते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पे बल लगाकर उसके बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है, ठीक है। कार्य बराबर कितना होता है? तो बल गुने विस्थापन के बराबर मतलब क्या होता है? तो कार्य होता है, ठीक है। कार्य किसके बराबर होता है? तो बल गुने विस्थापन के बराबर मतलब क्या होता है? कार्य होता है। कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इसलिए कार्य कौन सी राशि हो गई? अदिश। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। क्या हो गया? अदिश राशि हो गई, बहुत सुंदर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलें। क्या हुआ? आवाज? ठीक है। कार्य क्या होता है? अदिश राशि है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जानते हैं, जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक की बात के अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है, ठीक है। क्या होता है? अर्घ होता है, बहुत सुंदर। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल में कितना होता है? 10 के पावर 7 क्या होता है? अर्घ होता है, बहुत सुंदर। 10 के पावर 7 क्या होता है? अर्घ होता है। याद है आप लोग को? बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, ठीक है। एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के प्रारंभिक मतलब वेग पे निर्भर नहीं करता एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो गया यदि उसका विस्थापन जो है शून्य होगा। जैसे कि बात करेंगे विस्थापन शून्य मतलब जैसे आपने दीवार पे धक्का मारा, दीवार पे धक्का मारेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ परिवर्तन कर पाए? क्या नहीं कर पाया। तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य जो क्या होगा? शून्य हो गया, शून्य होगा। लेकिन आपने दीवार पे धक्का मारा, आपने दीवार को गिरा दिया, ठीक है। आपने दीवार में गिरा नहीं पाओगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपने गिरा दिया तो फिर वहां पे कार्य माना जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब तक उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह से वस्तु जब दूसरी जगह पे चला जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पे वस्तु विस्थापित होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है उस पर किया गया कार्य मतलब शून्य होगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, ठीक है, तो भाई साहब तो कहीं तो जा ही नहीं रहा है ना, उसके द्वारा कोई दूरी तय हो रहा है क्या? अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं, मंदिर का परिक्रमा लगा रहे हैं तो आप तो वहीं पे है ना। यस लेकिन मंदिर से अगर आप बाहर निकल जा रहे हैं तो मंदिर से बाहर मान लो गेट 500 मीटर है, तो मंदिर से बाहर निकले डेट मींस आपके द्वारा 500 मीटर की दूरी चली गई ना। लेकिन मंदिर के चारों ओर घूम रहे हैं तो क्या डिस्टेंस से कुछ कवर हो नहीं रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। ध्यान रखें, कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो कार्य ऋणात्मक माना जाए। जैसे अब मैंने मान लीजिए
आपने किसी बस को धक्का मारा, ठीक है, माइक बंद कीजिए, आपने किसी बस को धक्का मारा, तो बस को धक्का आप लोग आगे की ओर मारे, ठीक है, लेकिन गलती से बस क्या होता पीछे की ओर आ गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ध्यान में क्या होगा, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब ऐसा कब होगा, जैसे बस मान लीजिए ढुलान की तरफ आ रहा है, ढूल रहा है नीचे की ओर, ठीक है, अब बल पे ऊपर की ओर मतलब ठेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बल क्या है, पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है, बस पीछे की ओर आ रहा है, तो इस पे तो विस्थापन तो विपरीत दिशा में काम कर रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बल विपरीत दिशा में होता है, जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब कार्य ऋणात्मक हो सकता है। कार्य करने की जो क्षमता जो होती है ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम वसा उत्पन्न होती है वाई कैलोरी से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1 ग्राम वसा उत्पन्न होती है कैलोरी से, वाई कैलोरी से, ध्यान में रखेंगे। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य ऊर्जा की क्षमता क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, मतलब किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता की बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। आप बोलेंगे सर स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ पे होता है, तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा है, तो खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड और घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तनी हुई स्प्रिंग घड़ी में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल में जो ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इकट्ठा पानी जो होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में बात करें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, किसी स्थितिज ऊर्जा होती है किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में, ठीक है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1/2 mv² के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहते हुए जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा। धनुष से जब तीर को जब छोड़ोगे तो तीर में क्या होगा, गति होगा, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। बहती हवा जो बहती जो उसमें भी कौन सी होता है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए हवा जब तेज होगा वस्तु को बहुत जगह उड़ा के ले जाता है, ठीक है, इसलिए कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। किनका माइक क्यों कर आप, राज के कभी जी माइक बंद कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले वाला ही रंग ठीक था ना, क्या हो रहा है ये, आगे चलेंगे। बहती हुई हवा में मतलब कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। अब आप चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में जो ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, कि गाड़ी चल रही है गति में, तो इसीलिए दोनों प्रकार का ऊर्जा आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, चलती हुई गाड़ी में मैंने बताया गतिज और स्थितिज दोनों होती है। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देने पे उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 4 गुना हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पे उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना होती है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना करेंगे ना तो उसकी गति मतलब 4 गुना होगी, लेकिन अगर द्रव्यमान अगर दुगुना करेंगे तो उसकी गति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुना ही रहेगा। द्रव्यमान दुगुना होगा तो गति दुगुना, वेग दुगुना करेंगे, ठीक है, वेग दुगुना करेंगे, ठीक है, उसकी गति 4 गुना, ठीक है। गलती होता है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा, द्रव्यमान पूछ रहा है क्योंकि मतलब वेग पूछ रहा है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें ना चंद्रमा वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रमा पे द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसीलिए वस्तु ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना ही रहेगी, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा है। संवेग को 2 गुना करने पे गतिज ऊर्जा फिर से मतलब 4 गुना हो जाती है, तो ठीक है, तो द्रव्यमान वाला केस में 2 गुना, बाकी तो आपको याद रहना चाहिए। कहाँ आ गए, चलिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न। स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम का ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही मतलब नष्ट किया जा सकता है, ये मतलब कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। लेंज का नियम का परिणाम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है लेंज का नियम का क्या है, परिणाम है, ठीक है। आगे कल क्या करेंगे, शक्ति से नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, कल के कल। ये वीडियो जो है आपकी